हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपकी तैयारी कराएंगे यूपी पीजीटी समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम के अनुसार। तो अभी तक हमने आपको कितना यूपी पीजीटी समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा दिया है वो चीज़ें बताएंगे। उसके अलावा आज हम क्या क्या पढ़ाएंगे ये भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को जो भी मैं पढ़ाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे, लोग वॉच करेंगे, आपके द्वारा उनको भी सहयोग होगा और इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बताते हैं अभी तक कितना हमने आपको पढ़ा दिया है। तो इसमें हमने देखिए ये आपका सिलेबस दिया हुआ है समाजशास्त्र का, ठीक है, जिसमें समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु, उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ा चुके हैं। फिर समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ा दिया था। फिर समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है ये पढ़ा दिया था। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पीजीटी समाजशास्त्र या यूपी पीजीटी 2022-23 का नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोस हैं, तो आप जा के एक एक देख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक जिसमें अगस्त कॉन्ट पढ़ा दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ा दिया था, इमाइल दुर्खिम पढ़ा दिया था। और आज मैक्स वेबर का लास्ट ये वीडियो है, इसमें मैक्स वेबर भी कवर हो जाएगा। मैक्स वेबर का पार्ट 1, पार्ट 2 और आज आपका पार्ट 3 है, ठीक है। तो मैक्स वेबर में अभी तक कितना पढ़ा दिया था इस चीज़ को बताएंगे। उसके बाद फिर आज भी जो पार्ट 3 में आपको पढ़ाना है वो भी आज मैक्स वेबर आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद भारतीय विचारक के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहले श्री अरविंदो के बारे में पढ़ाना है। तो 1-2 दिन में उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी तक जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसमें आपके यूपी पीजीटी के एमसीक्यूज डालने लगे हैं, तो वहाँ जाके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराएंगे कुछ दिनों में। तो तब तक आप टेलीग्राम पे और फेसबुक पेज पे जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना देरी के मैक्स वेबर का। तो देखिए मैक्स वेबर का जो कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कितना कवर कर दिया है ये चीज़ के बारे में बता देते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा दिया आपको जीवनी कि इनका जन्म 12 अप्रैल 1864 को जर्मनी में हुआ था, जो कि इनके पिता जो राजनीतिज्ञ थे। फिर इन्होंने अपनी बर्लिन में शिक्षा इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की। फिर उसके बाद हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में इन्होंने 3 साल किया। फिर इन्होंने कुछ जीवन में नया पाने के लिए ये सैनिक शिक्षा में अपनी सेवाएं दिया। उसके बाद फिर ये लौट के जब आए तो इन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की। फिर 1889 में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्रारंभ किया, ठीक है, अपने डॉक्टरेट की उपाधि को प्राप्त किया। उसके बाद अगर शोध का विषय पूछा जाए तो मध्ययुगीन व्यापारिक संगठनों का इतिहास रहा। फिर उसके बाद इनकी शादी हुई मेरियन सिटजर से, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने अर्थशास्त्र प्रोफेसर के पद पर फ्रेलबर्ग विश्वविद्यालय में किया। फिर हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। फिर ये 33 साल की उम्र में मानसिक बीमारी से ग्रसित रहे। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुके हैं, तो वीडियो फर्स्ट देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जीवन परिचय इनका, फिर इनकी कृतियों के बारे में बताया, सारी कृतियाँ इनकी पढ़ाई थी। फिर इनके सारे सिद्धांतों के बारे में बताया कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है, इन्होंने दिए हैं। उसके बाद इनका बताया कि धर्म का समाजशास्त्र में इन्होंने किन बातों को रखा है अपने, उस सब चीज़ों पे चर्चा किया था। और उसके बाद फिर मार्क्स और वेबर ने किस तरह से मतलब धर्म के बारे में चर्चा किया है उस चीज़ों को बताया था। फिर सामाजिक बोध के बारे में चर्चा किया था कि सामाजिक बोध क्या होता है मैक्स वेबर के अनुसार, जिसमें 2 इन्होंने बताया था, 2 तरह के बोध होते हैं, एक वास्तविक बोध होता है, एक व्याख्यात्मक बोध होता है। तो इन सब चीज़ों को बताया था। फिर इनकी कुछ अवधारणाएं बताई थी जो कि पार्ट 1 वीडियो में आप देख लीजिएगा। फिर पार्ट 2 में सामाजिक वर्ग के बारे में पढ़ाया था कि इन्होंने किससे सामाजिक वर्ग बोला है। फिर उस सामाजिक वर्ग के प्रकार बताए थे। उसके बाद मैक्स वेबर और मार्क्स ने किस तरह सामाजिक वर्ग में तुलना किया था, इस चीज़ों को पढ़ाया था। फिर मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा किस प्रकार दी है, किसे सत्ता बोला है, ये सब। फिर सत्ता के प्रकारों के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। और उसके बाद सामाजिक क्रिया आपको पढ़ाया था कि सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर किसे कहते हैं, सामाजिक क्रिया की क्या क्या कसौटियाँ उन्होंने बताई हैं और सामाजिक क्रिया के प्रकार क्या क्या हैं, ये सारा आपको हमने पढ़ा दिया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। अब आज हम आपको जो पढ़ाएंगे उसमें आपका मैक्स वेबर से जितना पूछा जाना है सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे आदर्श प्रारूप। आखिर क्या है आदर्श प्रारूप, ठीक है।
क्यों मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी? पहले तो इस बात को जानते हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पूछा जाएगा पेपर में, लेकिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये सब चीज़ें भी जानना जरूरी है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि मैक्स वेबर के समय तक जर्मनी में इस तरह के विद्वानों का एक कट्टर संप्रदाय विकसित हो गया था, जो इस बात पे विश्वास करता था कि सामाजिक घटनाओं पर प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति के अनुसार विचार नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो मैक्स वेबर थे उस समय जर्मन में ऐसे विद्वान थे जो ये मानते थे कि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनको प्राकृतिक विज्ञानों की तरह उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो इस संबंध में मैक्स वेबर का मत है कि तर्क संगत रीति से सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को तब तक स्पष्ट नहीं किया जा सकता जब तक उन घटनाओं को पहले से समानताओं के आधार पर कुछ सैद्धांतिक श्रेणियों में ना बांट लिया जाए। मतलब मैक्स वेबर कहते थे कि सामाजिक घटनाओं को अगर हमें पता लगाना है कि ये किस कारण हुई है, तो उन घटनाओं को उससे पहले उन्हीं की समानताओं को देख लिया जाए। तो कुछ विशेषताएं पहले भी हुई होंगी, तो जो समानताएं उन घटनाओं में रखती हैं उनको एक श्रेणी में रख लिया जाता है। ऐसा करने पर हमें अपने अध्ययन के लिए कुछ आदर्श टाइप की घटनाएं मिल जाती हैं। जैसे कि कहीं पे कोई घटना हुई, ठीक है, वैसी ही घटना कहीं दूसरी जगह हुई, तो उसमें समानता क्या है उसको करके एक अलग श्रेणी बना ली जाती। फिर कहीं कोई घटना हुई और फिर दूसरी जगह कहीं कोई, तो उसमें क्या समानता है, इस तरह से कुछ आदर्श टाइप की घटनाएं मिल जाती हैं। इस दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं की तार्किक संरचना में बुनियादी पुनर्निर्माण की भी आवश्यकता होती है। अब आदर्श प्रारूप का तात्पर्य कुछ वास्तविक तत्वों के तर्क संगत आधार पर यथार्थ अवधारणाओं का निर्माण करना है। मतलब ऐसा समझिए कि आदर्श प्रारूप का मतलब वो होगा कि जब हम किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं या किसी भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हमें लेनी है, तो उससे संबंधित हमें कुछ ऐसी जानकारी भी इकट्ठा करनी होंगी जिससे सिमिलरली मिल रहा होगा, मतलब समानताएं उसकी मिल रही होंगी उस घटना से, जिससे पहले कोई घटना हुई है और आज कोई घटना हुई है, उसमें क्या क्या समानताएं हैं उससे एक अलग साइड में रख लिया जाता है। तो वो क्या होगा, वो आपका आदर्श प्रारूप कहलाएगा। विश्लेषणात्मक प्रयोजन के लिए कोई भी वैज्ञानिक किसी भी तथ्य या घटना के आदर्श प्रारूप का निर्माण कर सकता है। ठीक है, विश्लेषणात्मक प्रयोजन के लिए कोई भी वैज्ञानिक किसी भी तथ्य या घटना को आदर्श प्रारूप मान सकता है। जैसे आप कोई सामाजिक घटना का अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे पहले कोई घटना हुई है, उससे इसमें क्या समानता है, और उस घटना को लेके आप इस घटना के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, चाहे वो वेश्याओं से संबंधित हो, चाहे वो धार्मिक नेताओं से संबंधित हो, मतलब आदर्श प्रारूप कुछ भी हो सकता है। अगर आप कहीं किसी जगह का अध्ययन करने जा रहे हैं, अगर वो किसी चीज़ से भी संबंधित है, तो आप किसी भी चीज़ को आदर्श प्रारूप मान सकते हैं, चाहे वो वेश्याएं हो, चाहे वो धार्मिक नेताएं हों। ठीक है, इस वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि केवल पैगंबर या दुराचारी ही आदर्श होते हैं या उन्हें जीवन के आदर्श तरीकों का प्रतिनिधित्व मानकर अनुकरण करना चाहिए। वास्तव में सामाजिक घटनाओं का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और जटिल है। ठीक है, इस कारण समानताओं के आधार पर विचार पूर्वक व तर्क संगत ढंग से कुछ वास्तविक घटनाएं या व्यक्तियों को इस प्रकार चुन लिया जाए जो कि उस प्रकार की समस्त घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हों। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप किसी पैगंबर को लें, किसी दुराचारी को लें आदर्श टाइप में। मतलब कि कहना ये है कि सामाजिक घटनाएं जो कि बहुत जटिल होती हैं, तो कोई एक ऐसा आदर्श प्रारूप ले जो उस पूरी घटना का प्रतिनिधित्व करता हो। तो ऐसा आदर्श प्रारूप कब लेंगे, जब उसकी समानताओं के आधार पर कोई एक ऐसा आइडियल टाइप चुनेंगे जो कि पूरी घटना का प्रतिनिधित्व करे। इस प्रकार के चुनाव और सम्मेलन द्वारा जिस टाइप का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आदर्श टाइप या प्रारूप कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आदर्श टाइप या प्रारूप क्या होगा, आदर्श टाइप या प्रारूप ये होगा, बस थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि किसी भी घटना का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में हम कुछ समानताएं के आधार पे कोई एक चीज को जो उस घटना का पूरा का प्रतिनिधित्व कर रहा हो उसे मान करके उस घटना का हम विश्लेषण करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो आदर्श प्रारूप कहलाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी, किस पुस्तक में दी है मैक्स वेबर ने, तो मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में 1905 में दी। ठीक है, अब आदर्श प्रारूप की विशेषताओं पे अगर चर्चा करें
तो आदर्श प्रारूप की विशेषताएं नंबर 1 है, इस आदर्श प्रारूप का निर्माण कर्ता की क्रिया के इच्छित अर्थ के अनुसार किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, आदर्श प्रारूप कौन चुनेगा? जो कर्ता होगा, जो समस्याओं का अध्ययन कर रहा होगा, उसकी इच्छा के अनुसार ही आइडियल टाइप होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ही डिसाइड करेगा कि इस घटना पे पूरा प्रतिनिधित्व कौन सी चीज कर रही है, उसके आधार पे होगा। ठीक है। दूसरा, आदर्श प्रारूप सब कुछ का वर्णन या विश्लेषण नहीं करता, या तो सामाजिक घटना क्रिया के अति महत्वपूर्ण पक्षों का निरूपण करता है। जैसे कोई घटना हुई, उसके एक पार्ट को लेके या एक कोई समानता को लेके हमने किसी चीज को चुना, तो उसके एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष को वो चुन रहा है, ना कि उसका पूरा विश्लेषण कर रहा है उस घटना का। ठीक है। तीसरा, मैक्स वेबर ने इस ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि आदर्श प्रारूप को केवल मात्र एक ऐतिहासिक समस्याओं के विश्लेषण हेतु साधन या उपकरण के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। आदर्श प्रारूप कैसा होना चाहिए? ऐतिहासिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए। जब कोई ऐतिहासिक समस्याएं आती हैं तो उनके जो पिछली इतिहास में घटनाएं हुई हैं उनसे उनका विश्लेषण किया जाता है। तो उसके लिए इन्होंने आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर ने बताया है कि एक साधन या उपकरण है आदर्श प्रारूप ऐतिहासिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए। ठीक है। और उसके अलावा अब हम बात करेंगे, आई होप आपको आइडियल टाइप आदर्श प्रारूप समझ में आया होगा कि क्या होता है। आदर्श प्रारूप वो होगा जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनको पूरे का कोई एक ऐसी चीज को चुनना, ऐसे प्रारूप को चुनना जो पूरी घटनाओं को प्रतिनिधित्व करता हो, वो आइडियल टाइप होगा। ठीक है। दूसरा आप समझते हैं मैक्स वेबर का पूंजीवाद। तो पूंजीवाद के बारे में मार्क्स ने भी बात किया है और मैक्स वेबर ने भी बात किया है, लेकिन मैक्स वेबर ने जो पूंजीवाद का विश्लेषण किया है वो किसके अंतर्गत किया है? वो किया है धर्म के समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो वेबर ने विश्व के प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने धर्म और पूंजीवाद की व्याख्या किया। तो इन्होंने जो पूंजीवाद का व्याख्या की है वो किसके आधार पर की है? धर्म के आधार पर। और किसके अंतर्गत की है? धर्म के समाजशास्त्र के अंतर्गत की है। एक तरफ उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार और पूंजीवाद की आत्मा का अध्ययन किया है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि हिंदू, कन्फ्यूशियस तथा बौद्ध धर्म ने भी पूंजीवाद की आत्मा को ही नहीं प्रभावित किया है। ठीक है। एक तरफ इन्होंने बताया है प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार और पूंजीवाद की आत्मा का अध्ययन किया, वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू हैं, कन्फ्यूशियस है, बौद्ध धर्म है, इन्हें पूंजीवाद की आत्मा नहीं प्रभावित कर सकी है। ऐसा क्यों? इन सब चीज़ों का इन्होंने अध्ययन किया है। तो वेबर का अध्ययन का उद्देश्य पूंजीवाद की आत्मा की विकास की खोज करना है कि कैसे पूंजीवाद की आत्मा का विकास हुआ है। वेबर ने अपनी पुस्तक दी प्रोटेस्ट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में प्रोटेस्टेंट धर्म के द्वारा पूंजीवाद के निर्माण में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को स्पष्ट किया है। मैक्स वेबर का मत है कि जहाँ जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रभाव था वहाँ वहाँ पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म कहाँ कहाँ था? हॉलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म का था। तो जहाँ जहाँ ये धर्म था वहाँ वहाँ क्या हुआ? पूंजीवाद का विकास हुआ। जर्मनी में अधिकांश पूंजीपति प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी हैं। जिन देशों में कैथोलिक धर्म का प्रभाव अधिक था वहाँ पूंजीपतियों की संख्या कम थी। तो मैक्स वेबर का कहना है कि भारत में पूंजीपतियों का अभाव का कारण क्या है? क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? धन की अपेक्षा मोक्ष व परलोक की को अधिक मान्यता देता है। इसलिए कैथोलिक धर्म हो जाए या फिर हिंदू धर्म हो जाए, यहाँ पूंजीवाद का विकास प्रोटेस्टेंट धर्म के तुलना में नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसे आचार या नियम हैं जो पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। और जैसे कि हिंदू धर्म को ले लिए, हिंदू धर्म में धन की अपेक्षा मोक्ष या परलोक को अधिक महत्व दिया जाता है। वहीं वेबर ने लिखा है कि मनुष्यों के कर्तव्यों पर अधिक बल दिया गया और बताया गया कि कठिन परिश्रम करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है। मनुष्य को परिश्रम का फल इसी जन्म में मिलता है, अतः मनुष्य को परिश्रम की भावना से कार्य करना चाहिए, मजबूरी की भावना से नहीं। तो ये वेबर ने बोला है कि अगर पूंजीपति जो बने प्रोटेस्टेंट धर्म में, तो उन्होंने एक चीज़ देखा कि मनुष्य जो है उसे परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि जब परिश्रम करेंगे तो फल इसी जीवन में मिलेगा, अगले जीवन में नहीं पता है कि क्या मिलेगा। तो इन्होंने बोला है कि मजबूरी की भावना से कोई काम नहीं करना चाहिए, मनुष्य को परिश्रम की भावना से करना चाहिए। वेबर ने मार्क्स को पूंजीवाद की व्याख्या का प्रणेता माना है। तो वेबर ने, अगर वेबर के अनुसार पूछा जाए पूंजीवाद की व्याख्या का प्रणेता किसे माना जाता है, तो मार्क्स को माना जाता है। वेबर के अनुसार पूंजीवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, और यह लाभ किससे संबंधित होता है? बाजार के संबंधों से संबंधित होता है। ठीक है।
यहाँ पे लाभ प्राप्त करने का मतलब क्या होगा, बाजार के संबंधों से होता है। दूसरा पूंजीवाद क्या होता है, लाभ प्राप्त करना। ठीक है, वेबर के अनुसार। बात करेंगे, मैक्स वेबर ने जो पूंजी के लक्षण बताए हैं कि क्या क्या पूंजीवाद के लक्षण होते हैं। तो पहला बताया कि धन का संचय। तो इन्होंने इसके आधुनिक पूंजीवाद में ये बताया कि धन का असीमित संचय करना होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा रखता है और लाभ तभी कमाया जाएगा जब अधिक से अधिक धन संचय होगा अपने पास। ठीक है, तभी अधिक से अधिक लाभ व्यक्ति कमा सकता है। तो पूंजीवाद का पहला लक्षण बताया धन का संचय। दूसरा बताया इन्होंने विवेकीकरण। तो इसमें बताया वेबर ने कि धन संग्रह की इच्छा केवल आधुनिक समाज में ही नहीं पाई जाती बल्कि विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। लेकिन जो जिसे हम पूंजी अर्जनशीलता कहेंगे, मतलब लोगों को धन संग्रह कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, पूंजी की अर्जनशीलता। लेकिन ये किस पे निर्भर होगा, हमारे विवेक पे, कि व्यक्ति कितना विवेकशील है, कितना अनुशासित है। धन संचय करना ही पूंजीवाद का लक्षण नहीं होगा, उसका किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड होगा, विवेकीकरण पे। तो दूसरा इन्होंने ये बताया। तीसरा बताया संगठित उद्यम। तो संगठित उद्यम में इन्होंने बताया कि जो हम धन को संचय करते हैं, मतलब आधुनिक पूंजीवाद में धन कमाने के लिए बहुत बड़े साहस और जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आर्थिक उपार्जन के लिए एक निश्चित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से किया जाता है। ठीक है, तो आधुनिक पूंजीवाद में धन का संचय बाजार या उद्यम व्यवस्था के रूप में किया जाता है, क्योंकि पूंजीवाद जो किस पे डिपेंड करता है, बाजार पे डिपेंड करता है। और चौथा बताया नौकरशाही। नौकरशाही समझते ही होंगे कि बाजार के संबंधों में नौकरशाही संगठन अधिकतम लाभ दे सकता है, क्योंकि पूंजीवाद मैक्स वेबर का किस पर निर्भर है, बाजार पर निर्भर है। तो बाजार में क्या होंगे, नौकरशाही, मतलब नौकरी करने वाले। जैसे रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने जाते हैं तो टिकट की खिड़की पर कार्य जो कर्मचारी होता है वो परिचित होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी होता है, उसका वो कार्य होता है। तो इसी तरह मैक्स वेबर ने नौकरशाही को भी पूंजीवाद के लिए महत्वपूर्ण माना है। पांचवा तकनीकी। जैसे जैसे तकनीकी का विकास होगा वैसे वैसे उत्पादन में वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं आधुनिक पूंजीवाद का ये भी लक्षण होगा। छठा प्रतिस्पर्धा। तो जाहिर सी बात है प्रतिस्पर्धा भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कहीं भी जो भी पूंजीवादी व्यवस्था है वो संपूर्ण उत्पादन की प्रक्रिया किससे जुड़ी है, मैक्स वेबर की, बाजार से जुड़ी है। और बाजार में क्या होता है, वस्तुओं के मूल्यों का प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, उतार चढ़ाव हो गए, तो उसी आधार पे पूंजीवाद पे भी लक्षण पड़ेगा। ठीक। सातवां वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष मतलब कि एक जब प्रतिस्पर्धा होगी तो वर्गों के मध्य का संबंध का आधार क्या होगा, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन होगा। ठीक है, ये इन्होंने माना है। मतलब वर्ग संबंध में इन्होंने केवल प्रतिस्पर्धा को बताया है कि वर्गों के मध्य अगर संबंध होगा तो केवल प्रतिस्पर्धा का होगा, ऊंच नीच के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की है। तो ये मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के लक्षण बताए हैं। उसके अलावा अब तो यहाँ पे तुलना की जा रही है मार्क्स की पूंजीवाद से और मैक्स वेबर के पूंजीवाद से। ठीक है, तो सबसे पहले मार्क्स ने क्या पूंजीवाद के बारे में बोला है, इस चीज को समझते हैं। तो मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की प्रकृति श्रमिकों के शोषण करने की अनुकूल होती है। तो मार्क्स का जो पूंजीवाद है उसकी प्रकृति कैसी है, श्रमिकों का शोषण करने के अनुकूल है। पूंजीवाद की व्यवस्था शोषण की व्यवस्था है। ठीक है, मार्क्स की जो पूंजीवाद की व्यवस्था है उसमें श्रमिकों के मूल्यों का उत्पादन होता है, परंतु उसका बहुत कम भाग उसे वेतन के रूप में मिलता है, पूंजीपतियों से प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है, आप वीडियो देख लीजिएगा कि मार्क्स का जो पूंजीवाद था वो श्रमिकों के शोषण करता है। क्यों? क्योंकि श्रमिक जो भी कार्य करते थे उसके बदले में उन्हें कम वेतन मिलता था। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था की प्रकृति ही कुछ ऐसी होती है जो कि समाज में दो महान वर्गों, एक पूंजीपति हैव्स, एक पूंजीहीन हैव नॉट्स के रूप में बांट देती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण समय समय पर अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप समाज में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। मार्क्स के अनुसार एक दिन क्रांति के रूप में प्रकट होगी, जिसके फलस्वरूप श्रमिक वर्ग पूंजीपतियों की जड़ उखाड़ फेंकेगा और सर्वहारा वर्ग का अधिनित्व स्थापित करेगा। तो मार्क्स का जो पूंजीवाद था इसमें इन्होंने बताया कि जो इनकी पूंजीवाद की व्यवस्था थी इसमें दो वर्ग होंगे, एक पूंजीपति वर्ग, एक पूंजीहीन वर्ग। ठीक है, एक शोषण, एक शोषित वर्ग होगा। तो जब ज़्यादा शोषण बढ़ जाएगा तो जो वो होंगे श्रमिक वर्ग जो होंगे
वो एक क्रांति लाएंगे और ये जो पूंजीपति हैं इनकी जड़ को उखाड़ फेंकेंगे और एक सर्वहारा वर्ग की स्थापना करेंगे। ये मैक्स वेबर ने बोला है पूंजीवाद में, ठीक है। वहीं ये मार्क्स ने बोला है, ठीक है। वहीं मैक्स वेबर के अनुसार एक तो है राजनीतिक पूंजीवाद, जिसके अंतर्गत साम्राज्यवादी पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद भी आ सकते हैं। दूसरा है आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद। राजनीतिक पूंजीवाद में लाभ कमाने के लिए युद्ध के साधनों को प्रयोग में लाया जाता है, वहीं दूसरे पर विजय प्राप्त की जाती है और राजनीतिक प्रशासन पर सर्वोच्च अधिकार स्थापित किया जाता है। तो मैक्स वेबर ने दो तरह के पूंजीवाद पे बात किया था, एक राजनीतिक पूंजीवाद, एक वित्तीय पूंजीवाद। तो राजनीतिक पूंजीवाद में इन्होंने बात किया था कि अगर हमें राजनीतिक पूंजीवाद में लाभ कमाना है तो युद्ध के साधनों का प्रयोग में लाना पड़ेगा, दूसरों पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी और राजनीतिक प्रशासन में सर्वोच्च स्थान स्थापित करना होगा। वहीं मार्क्स के विपरीत आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद में वेबर का तात्पर्य उस व्यवस्था से जिसके अंतर्गत अलग अलग चीजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए अलग अलग उत्पादन की इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जो कि पूंजीवाद के युग से पूर्व की उत्पादक इकाइयों को कुचलकर उनकी कीमत पर अपना विस्तार करती हैं। पूंजीवादी इकाई के लिए किसी निश्चित स्थान पर कारखानों की स्थापना तथा उन कारखानों में काम करने वालों के स्वतंत्र श्रमिकों का होना आवश्यक है। तो देखिए मैक्स वेबर ने स्वतंत्र श्रमिकों के बारे में बात किया है, जबकि मार्क्स ने क्या बात किया है, श्रमिकों के शोषण के बारे में बात किया है कि जब पूंजीवाद बढ़ता है तो वहाँ श्रमिकों का शोषण होने लगता है। लेकिन इन्होंने मैक्स वेबर ने बताया है कि नहीं, पूंजी की इकाइयाँ अलग अलग मतलब अलग अलग कारखाने स्थापित होंगे और उस कारखाने में जो काम करने वाले लोग होंगे वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। ये मैक्स वेबर ने बोला है, ठीक है। मार्क्स की ही भांति वेबर ने भी व्यापार और वित्त को आधार न मानकर उत्पादन की इकाइयों को ही आधुनिक पूंजीवाद का आधार माना है। तो ये चीज़ सेम है, मार्क्स ने भी और वेबर ने भी क्या माना है, उत्पादन की इकाई को आधुनिक पूंजीवाद का आधार माना है। परंतु मार्क्स के इस मत से सहमत नहीं है कि पूंजीवादी व्यवस्था पूर्णतः व्यर्थ का संगठन है और उसके विनाश से ही सामाजिक हितों की प्राप्ति संभव है। ये बात किया है। तो ये अंतर है मार्क्स का और मैक्स वेबर के पूंजीवाद में, ठीक है। अब बात करते हैं नौकरशाही का सिद्धांत, ठीक है। पहले हमने आदर्श टाइप के बारे में बात किया, क्या इन्होंने मार्क्स वेबर ने बात किया है। दूसरा हमने पूंजीवाद बताया कि इन्होंने कौन सी पूंजीवाद के बारे में, तो इन्होंने अधिकतर पूंजीवाद को जो है धर्म से रिलेट करके जोड़ा है और धर्म के कि किस तरह प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म में पूंजी का विकास हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। और अब हम नौकरशाही का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो इसमें इन्होंने बात किया है मैक्स वेबर ने, नौकरशाही की अवधारणा उनकी सत्ता और शक्ति की अवधारणा पर आधारित है। सत्ता हम पढ़ ही चुके हैं आगे, सत्ता वो होगी जब शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, सत्ता हो जाएगी, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। तो उसी तरह नौकरशाही किस पे आधारित है, सत्ता और शक्ति पे आधारित है। और नौकरशाही संगठन को वर्तमान पूंजीवादी समाज की उपज और आवश्यकता बताया जा रहा है। तो जो आधुनिक पूंजीवाद के बारे में किसने बात किया, मैक्स वेबर ने। तो इस समाज की उपज क्या है, नौकरशाही है। उन्होंने लक्षण भी पूंजीवाद के लक्षण में भी नौकरशाही को लिया था। तो अब नौकरशाही है क्या, इस चीज़ को भी बताएंगे। तो 19वीं शताब्दी में जब हमारे समाज में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ तब उद्योगों के संचालन के लिए नौकरशाही की आवश्यकता अनुभव की गई। उससे पूर्व के समय में व्यवसाय में नौकरशाही की कोई भूमिका नहीं होती। क्यों, क्योंकि इस अवधि में व्यवसाय का स्वरूप क्या था, घरेलू था। तो जाहिर सी बात है औद्योगिक क्रांति जब आई, जब उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा हुए, कारखाने लगे, तो उसमें काम करने वाले लोगों की आवश्यकता महसूस हुई। मतलब नौकरशाही का मतलब हो गए कई सारे काम करने वाले नौकरों की व्यवस्था हुई, ठीक है। तो उससे पहले क्या था, लोग घरेलू स्तर पे काम करते थे। तो नौकरशाही क्या है, तो नौकरशाही क्या है, प्रजातंत्र व्यवस्था में नौकरशाही की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान है। मतलब लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें अगर नौकरशाही ना हो तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकेगी। तो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र व्यवस्था में नौकरशाही की भूमिका किस अनुसार है, रीढ़ की हड्डी के समान है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है जिसमें योग्यता, निष्पक्षता, मनुष्यता का अभाव आदि लक्षण पाए जाते हैं। नौकरशाही का अर्थ सरकारी कर्मचारी द्वारा संचालित है। जैसे कि आप भी अभी जॉब कोई भी पाएंगे, चाहे वो क्लर्क की हो, चाहे वो टीचर की हो, तो ये सब सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं, नौकरशाही के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। वो नौकर होते हैं। वेबर के नौकरशाही के प्रारूप में मुख्यतः 4 बातें देखने को मिलती हैं। पहली होती है नौकरशाही के विकास की प्रक्रिया के ऐतिहासिक एवं तकनीकी कारण। दूसरा है नौकरशाही संगठन की कार्यप्रणाली में नियमों का प्रभाव होता है, ठीक है। और तीसरा है
एक परिस्थिति समूह के रूप में नौकरशाही का पद और व्यक्तिगत दिशा निर्देश होते हैं। और चौथा होता है वर्तमान समय में नौकरशाही के महत्वपूर्ण लक्षण और फल। तो नौकरशाही को आप इस समय जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं, जो कुछ उच्च पद पे होते हैं, कुछ निम्न पद पे होते हैं, सभी के एक दिशा निर्देश होते हैं कि किसको कितना काम करना है। एक सीमित लिमिट्स होती हैं काम करने की, उसी लिमिट्स में उन्हें काम करना होता है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये नौकरशाही कहलाती हैं, मैक्स वेबर ने कहा था। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही के बारे में क्यों बात किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आधुनिक पूंजीवाद था उसके अनुसार जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति में जब काम जो बड़े स्तर से स्टार्ट हुआ तो उसमें नौकरों की आवश्यकता महसूस हुई, उसे ही इन्होंने नौकरशाही कहा है। और कहीं ना कहीं नौकरशाही क्या होती है, प्रजातंत्र व्यवस्था में नौकरशाही की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान होती है, ये मैक्स वेबर ने बोला। तो अभी तक आपको जितना मैक्स वेबर से रिलेटेड पूछा जाना था सब बहुत कम शब्दों में लिख करके समझा दिया है। 3 पार्ट में दिया हुआ है, मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे में सारा सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, तो आप लोग 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर इसका PDF भी सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसे। एंड कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ आप लोग कमेंट करा कीजिए, कुछ पूछना हो तो बता दिया कीजिए, तो हम कोशिश करेंगे आपको उसका आंसर भी देने की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।